सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 1। राइट, ये चैप्टर बड़ा है, इसके ऊपर हमारी 2 क्लासेस रहेंगी। और वर्ब अग्रीमेंट क्या है, बेसिकली इसके क्या फंडामेंटल्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, राइट, और फिर आगे जो वर्ब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कुछ अग्रीमेंट हुए थे, इनके बीच में कुछ समझौते हुए थे। राइट, अग्रीमेंट का मतलब होता है बेसिकली समझौता होना। राइट, तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में आपस में कुछ अग्रीमेंट्स हुए थे, कुछ बातें इन्होंने आपस में डिसाइड की थी, वही हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं इनके बीच में फर्स्ट अग्रीमेंट क्या हुआ था। सबसे पहली बात जो है, सब्जेक्ट और वर्ब ने आपस में एक बात तय की थी स्टूडेंट्स। अग्रीमेंट होता है समझौता। जैसे जो दो पार्टनर जो है मिलके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच में भी कुछ एक पार्टनरशिप डीड बनती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि कल को अगर कोई एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है तो उसके पीछे क्या कंडीशंस होंगी। राइट, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सब्जेक्ट और वर्ब ने भी आपस में कुछ बातें डिसाइड की थी। तो बी द मैटर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, बी द मैटर ऑफ रिटन इंग्लिश, चाहे हम इंग्लिश को बोलें चाहे हम लिखें, वो अग्रीमेंट आज भी इंग्लिश में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो पहला अग्रीमेंट आप देख सकते हो, बोल रहा है सब्जेक्ट, एक जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी नहीं आ सकता किसके बिना, विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के कभी सब्जेक्ट नहीं आता। और एक जो वर्ब होती है वो कभी भी नहीं आती विदाउट अ सब्जेक्ट। राइट, आगे बोल रहा है बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का आना तय होता है, डेफिनेट होता है। राइट, अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब को भी आना पड़ेगा, और अगर वर्ब हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट को भी लिखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता स्टूडेंट्स कि जिसमें सिर्फ आपने सब्जेक्ट लिखा और आपका सेंटेंस बन गया, या फिर सिर्फ आपने वर्ब ही लिखी और वर्ब से आपका सेंटेंस बन गया। राइट, मींस बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इन दोनों को ही सेंटेंस में लगाना मैंडेटरी होता है अगर आप एक सेंटेंस को बनाना चाहते हो। बोथ हैव टू कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस। राइट, जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही को लिख रहा है, ही हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और इसके लिए इज लिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग लिख रहा है, यहाँ पे प्ले लिख रहा है, इसके लिए आगे जाके मेन वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का जो पेयर होता है ये एक ही होता है। ये मैंने हु वर्सेस हुम में आपको सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जोड़ा इसी सब्जेक्ट ही के लिए लिखा जा रहा है। राइट, सेकंड सेंटेंस आप बोल रहे हो राम, राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और स्टडीड इस सब्जेक्ट की वर्ब है। तो मतलब वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, दोनों का अग्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो, बोल रोहन हैज लेफ्ट, रोहन हैज लेफ्ट द कॉलेज। सो रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो हैज है, और लेफ्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी मेन वर्ब है। सो मींस सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट हैज टू टेक इट्स वर्ब। अब ये जो पहला अग्रीमेंट है एस और वी के बीच में, जो भी अग्रीमेंट ये पहला हुआ है, आप जितना मर्जी लंबा सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ लो, 2 सेंटेंस वाला, 3 लाइन वाला सेंटेंस, 4 लाइन वाला सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एस और वी का जोड़ा आपको हमेशा मिलेगा, ये पेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी सेंटेंस में। राइट, हर सेंटेंस में इन एवरी स्टेटमेंट यू पीपल will get this particular subject and verb. Right, you have to put this subject and verb, तभी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इस अग्रीमेंट के आधार पे प्रॉब्लम पेपर में कैसे आते हैं, जो हम 2 क्वेश्चन से समझेंगे जरा। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा है, बोल रहा है सीइंग अ लायन शी जंप्ड। अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी वर्ब्स आर कमिंग स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। तो जंप्ड यहाँ पे एक वर्ब है, इस सेंटेंस की सब्जेक्ट नंबर, एक वर्ब यहाँ पे हमारे सामने लिख रहा है जंप्ड, और इस सेंटेंस की जो एक और वर्ब लग रही है दैट इज सीइंग, ये भी एक वर्ब है। ठीक है जी, तो ये हम मान सकते हैं वर्ब एक है, ये वर्ब 1 है, और ये हमारी यहाँ पे वर्ब नंबर 2 है। तो इस वाक्य में हाउ मेनी वर्ब्स आर कमिंग, मतलब 2 वर्ब्स दे रहा है ये। इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ रही हैं, लेकिन इन 2 वर्ब्स का, 2 क्रियाओं का जो सब्जेक्ट है वो एक ही लगा रहा है, दैट इज शी। राइट, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला जो अग्रीमेंट आपको पीछे बताया कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक वर्ब होती है और हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, इसके आधार पे देखें फिर तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ रही हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें एक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको आप सब्जेक्ट बोल सकते हो, इसको आप डोअर भी बोल सकते हो, और इसको आप एजेंट भी बोल सकते हो। इसके 3 नेम होते हैं, एजेंट बोल सकते हो, डोअर बोल सकते हो, सब्जेक्ट बोल सकते हो। राइट, तो डिफरेंट टीचर्स मतलब डिफरेंट नेम से इसको पुकारते हैं। तो सब्जेक्ट
कभी कंफ्यूज मत होना कि डोअर कौन होता है, एजेंट कौन होता है, सब्जेक्ट पता नहीं कौन होता है, सब्जेक्ट के ही अदर नेम्स हैं ये। अब आप देख सकते हो इस सेंटेंस में यहाँ पे जो बोल रहा है बेसिकली शी जंप्ड, मतलब जंप किसने किया, बेसिकली लायन को किसने देखा, सीइंग अ लायन, तो लायन को देखा किसने, ऑब्वियस है शी ने देखा, ठीक है ना। लायन को देखने का काम किसने किया, शी ने, और जंप भी किसने किया बेटा, जंप भी शी ने किया। तो समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि एक्शन तो दो हो रहे हैं लेकिन वो दोनों एक्शन एक ही पर्सन कर रहा है, मतलब इस शी ने ही ये दोनों काम कर रहे हैं। लायन को देखकर उस शी ने, कोई लड़की है उसने जंप किया, तो ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा यहाँ पे, ये एक कॉमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ये कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों एक्शन के लिए एक ही सब्जेक्ट लिखा जा रहा है। और इस सेंटेंस में अगर आपको पेपर में आ जाए कि बताओ भाई इसका एरर क्या है, तो आप करके आओगे पेपर में, मार्क करोगे आप नो एरर को, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। लायन को देखकर उसने जंप किया, मतलब कोई गर्ल है, शी ने जंप किया, तो शी ने ही लायन को देखा और शी ने ही जंप किया। अब ये जो शी सब्जेक्ट है, इस जंप वर्ब के लिए भी यही लिखा गया है और सीइंग वर्ब का सब्जेक्ट भी शी ही है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे शी हमारा कॉमन डोअर बन रहा है, बेसिकली हम कॉमन डोअर बोल सकते हैं इसको, कॉमन सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, राइट। हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस में। This particular first sentence is absolutely correct. But now check the second sentence. फिर से आपको इसमें verbs को काउंट करना है, how many verbs are coming। तो आप देख पा रहे होंगे कि walking एक verb है स्टूडेंट, walk करना एक verb होती है, walk, walked, walked, ठीक है। तो दिस इज द verb number 1, ये सेंटेंस की verb number 1 है, राइट। और इस सेंटेंस की सेकंड जो verb है वो है हमारी, यहाँ पे लगा रहा है हिट, हिट करना, हिट टक्कर मारना, ये भी एक वर्ब है। जैसे हिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट 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 ही होता है, ये वर्ब नंबर 2 है सेंटेंस की, और वर्ब नंबर यहाँ पे वॉकिंग है। तो अब हम ये एक बात तो समझ आ रही है कि ये हिट किसने किया, अकार ने किया, तो कार यहाँ पे क्या बना बेटा, सब्जेक्ट बना। लेकिन ये जो अकार है, ये जो सब्जेक्ट है अकार, अब इस कार का काम टक्कर मारने का तो है, कार टक्कर तो मार सकती है, लेकिन क्या कार वॉक कर सकती है, क्या अकार जो है एक कार वॉक कर सकती है। तो आप बोलोगे नहीं सर, कार कार का जो काम है वो हिट करने का तो हो सकता है, कार किसी को टक्कर तो मार सकती है, लेकिन कार तो सर कभी वॉक नहीं कर सकती, वॉक तो करने का जो फंक्शन होता है वो तो एक लिविंग बींग का होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको एरर आएगा तो आप पेपर में ए पार्ट करके आओगे, क्यों, क्योंकि वॉक वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है। वॉक वर्ब को अपना सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, हालांकि हिट वर्ब को अपना सब्जेक्ट आकार मिल गया है, ठीक है। ये वर्ब इसके साथ लिख रहा है, तो इन दोनों का अग्रीमेंट तो आपस में कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन वॉक वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, जो कि यहाँ पे एरर है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है, हिंदी अगर इसकी बनाए कि रोड पर टहलते हुए एक कार ने उसको टक्कर मारी, ये इसका एक्चुअल मीनिंग बन रहा है, जबकि एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है वाइल ही वॉज, तो ये लिखना पड़ेगा आपको ए पार्ट में। जो मैंने बोला कि ए पार्ट में एरर है, तो इसका सोल्यूशन बनेगा while he was while he was walking along the road, फिर इसके साथ ये अटैच हो, राइट। तो ये मिसिंग होता है, ये वही बच्चा हिट करेगा जिसको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, जिसको वर्ब अग्रीमेंट का अच्छा इस चैप्टर का ज्ञान है। तो जब वह रोड पे टहल रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर मारी, एक्चुअली हम ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सब्जेक्ट को दे नहीं रहा उस वर्ब के साथ। सो व्हाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट हिम, ये ऐसे बनेगा सेंटेंस, राइट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे। अब सेकंड अग्रीमेंट स्टूडेंट्स, ये अग्रीमेंट हुआ था सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में, ठीक है। तो बोल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब। तो आप जानते हैं कि जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर लिखते हैं तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है बेटा तो वर्ब उसके साथ प्लूरल लिखी जाती है। सभी जानते हैं कि ही के साथ मुझे इज लिखना है, राइट, ही के साथ मुझे वॉज लिखना है, ही के साथ मुझे डज लिखना है, राइट, ही के साथ मुझे हैज लिखना है। तो ये सारी सिंगुलर वर्ब्स हैं बेसिकली, हैज, डज, वाज, इज, राइट। लेकिन जब हम वी लिखेंगे तो वी के साथ हम आर लिखते हैं, वी के साथ हम वर लिखते हैं, वी के साथ हम डू लिखते हैं, और वी के साथ हम हैव लिखते हैं। सो ये तो छोटा सा बच्चे को भी नॉलेज होगा कि सर ये तो ऐसे ही होता है जी, कि वी के साथ आर लिखते हैं, ही के साथ इज लिखते हैं। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि ही के साथ राइट्स लिख रहा है सिंगुलर, शी के साथ प्लेज लिख रहा है, दे लिख रहा है तो यहाँ पे राइट लिख रहा है प्लूरल वर्ब, वी लिख रहा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्ले लिख रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज टू टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट हैज टू टेक प्लूरल वर्ब, यही अग्रीमेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ही के साथ आर आने लगा,
दे के साथ वर आने लगा। वो अलग बात है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में फिर हम वर लिखते हैं, वो वहां इमेजिनेशन की बात होती है इसलिए लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, जब हम नाउन के अंदर, जब स्टूडेंट्स हम नाउन के अंदर सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो क्या रूल अप्लाई होता है, और जब हम किसी वर्ब के अंदर सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो क्या रूल अप्लाई होता है। नाउन और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नाउन में छोटी क्लासेस से हमें सिखाया बेटा कि सॉरी कि सिंगुलर में बेटा बॉय होगा, और जब आप इसका प्लूरल करोगे तो प्लूरल में इसका बॉयज हो जाएगा, है ना, ऐसे बनते हैं नाउन में प्लूरल। ठीक है, और जब बुक होगा एक किताब, जब इसका बुक्स करोगे तो बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। तो सिंगुलर में, नाउन में सिंगुलर का प्लूरल कुछ इस तरह से बनाया जाता है। वर्ब में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते हैं, जबकि नाउन में प्लूरल में एस लगता है, सिंगुलर में एस नहीं लगता है। जैसे सिंगुलर में वर्ब में हम प्लेज करते हैं और प्लूरल में हम प्ले करते हैं। जैसे मैंने बोला शी सिंगुलर है तो शी के साथ हम लिखेंगे प्लेज, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, लेकिन जब हम लिखेंगे दे तो दे के साथ हम लिखेंगे प्लूरल प्ले, राइट। तो ये उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, नाउन और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है आपस में। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट 2 के ऊपर मैंने कुछ दो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको इसमें एरर बताना है। बड़े इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ही आर गोइंग देयर, सेकंड बोल रहा है दे इज प्लेइंग देयर। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ही लगा रहा है तो हम यहाँ पे आर कर देंगे, सॉरी इज कर देंगे, ऑब्वियस है, ही के साथ तो इज आएगा, और दे लगा रहा है तो हम बी पार्ट में फिर यहाँ पे आर कर देंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये वही हो जाएगा कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आर लगने से हम दे नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो अपनी वर्ब डिसाइड करता है। कभी ऐसा मत सोचना कि वर्ब के आधार पे आप सब्जेक्ट डिसाइड करोगे, नहीं, सब्जेक्ट डिसाइड इट्स वर्ब, वर्ब अपना सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करती, सब्जेक्ट अपने वर्ब को डिसाइड करता है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। ये तो बेसिक आपको बता दिया अग्रीमेंट्स। बोला टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड जोड़ता है तो हमेशा ही जो वर्ब जो है हमेशा हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब लिखते हैं। जैसे बोला द डॉक्टर एंड नर्स, तो डॉक्टर और नर्स को क्या जोड़ रहा है, एंड कौन सी कंजंक्शन होती है, क्यूमुलेटिव, कंपाउंड बनाता है एंड। तो हम आगे क्या लिखा है, वर्क लिखा है, प्लूरल वर्ब लिखी है, वर्क, वर्क्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं, बट टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, लेकिन एक्सेप्शंस भी है, ध्यान रखना आपने। जब दो नाउन्स को एंड ज्वाइन करता है और फर्स्ट नाउन इज प्रोसीडेड बाय एन आर्टिकल, और पहले नाउन के साथ आर्टिकल लगाया जाता है और सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो दोनों नाउन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट द सेम पर्सन, वो एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पहले नाउन के साथ आर्टिकल दिया होता है, सेकंड नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, तो समझना जाना कि वो एक ही पर्सन होता है और एक सिंगुलर वर्ब को हम लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, क्योंकि द चेयरमैन, पहला नाउन चेयरमैन है उससे पहले द लगा रहा है, दूसरा नाउन डायरेक्टर है उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगा रहा है, तो जो चेयरमैन है वही डायरेक्टर है, इसलिए आगे वर्ब क्या लिख रहा है बेटा, इज लिख रहा है। मतलब ये बाकी दोनों ही सेंटेंसेस सही लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने। सेकंड बोल रहा है अ फ्रेंड एंड कलीग, पहला नाउन हमारा फ्रेंड है उसके साथ आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है, लेकिन दूसरा नाउन कलीग है उसके साथ आर्टिकल प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो जो फ्रेंड है वही कलीग है, एक ही बंदा कंसीडर होगा वो, तो इसलिए वर्ब क्या लिख रहा है, इज लिख रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज जोड़ता है, ठीक है, आपका विद जोड़ता है, फिर उसके बाद आपका अलोंग विद जोड़ दे दो सब्जेक्ट्स को, टुगेदर विद जोड़ देता है, बिसाइड्स जोड़ देता है, फिर आपका इन एडिशन टू जोड़ देता है, इन एडिशन टू जोड़ दे दो सब्जेक्ट्स को, एंड नॉट रेदर देन जोड़ दे, द वर्ब विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट होता है बेटा पहला होता है मेन सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। एग्जाम्पल देखें आप, यहां से समझ आएगा आपको, पहला, दूसरा और तीन, इन तीन एग्जाम्पल्स को देखें ढंग से। बोला स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, अब द टीचर यहाँ पे क्या है, द टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो जो मैंने बोल्ड किया है ये है हमारा मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट हमेशा ही पहला होता है। जब कभी प्रेपोजिशन दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करती है, जैसे एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, सेकंड सेंटेंस में आप देख सकते हो एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है,
तीसरे में भी एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स और टीचर को एज वेल एज कनेक्ट कर रहा है, ही और हिज ब्रदर्स को एज वेल एज कनेक्ट कर रहा है, आई एज वेल एज ही और आई को एज वेल एज कनेक्ट कर रहा है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आई यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे ही आपका मेन सब्जेक्ट है। इसलिए पहले सेंटेंस में स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग देखो आगे क्या लगा रहा है, आर, दूसरे में ही के अकॉर्डिंग क्या लगा रहा है, इज, और तीसरे में आई के अकॉर्डिंग क्या लगा रहा है, एम। तो मतलब वर्ब अग्री करती है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वही आपका मेन सब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन वाला ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 नंबर रूल क्या बोल रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को और या नॉर जोड़े, सो वर्ब विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो मतलब हम वहां पे सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, राइट। अ डॉक्टर और अ नर्स, अ डॉक्टर और अ नर्स, एक्चुअली होता ये है कि ये जो और होता है एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, और से या तो हम डॉक्टर को मानेंगे या तो अ नर्स को मानेंगे, ठीक है। तो और लग गया, जैसे आप बोलते हो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, चाय लोगे या कॉफी लोगे, तो दोनों में से एक ही लोगे ना, है ना, टी मांगोगे या तो कॉफी मांगोगे, क्योंकि और ऑल्टरनेट है, राइट। तो यहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से लगा लो चाहे नर्स के हिसाब से लगना इजी है, मतलब वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट, सेंटेंस बिगिंस विद ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, then somebody, then no one, then nobody, then anyone, then anybody, none and one। तो ये वैसे मैंने आपको प्रोनाउंस में भी पढ़ाया स्टूडेंट्स, ये जो बडी और वन वाले वर्ड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। जो बडी है, ईच है, एवरीवन है, समवन है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, बडी और वन पे जो भी एंड होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा ही अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, अब स्टूडेंट्स को प्लूरल ना माने कि यहाँ पे आर लगा दोगे आप, ईच यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है, जिसके हिसाब से यहाँ पे आगे ये वर्ब सिंगुलर इज लिख रहा है। और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में से एक की बात हो रही है, वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, तो इसलिए उसके साथ आगे क्या लिख रहा है, इज लिख रहा है, राइट। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमेशा ही वर्ब सिंगुलर लिखी जाती है। आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7th पॉइंट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज समवन, समबडी, नोबडी, ये सेम वही रूल है, ठीक है। तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। पॉइंट नंबर, थोड़ा एग्जांपल बदले, रूल ये सेम ही है। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ कॉल नहीं आएगा, बल्कि ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी कॉल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी कॉल्स। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज, राइट। तो बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग वर्ब ना लगाएं, बल्कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ईच है, ईच के अकॉर्डिंग क्या वर्ब लिखी जाएगी बेटा, हैज, सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। लेकिन बोल रहा है कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस बेटा ध्यान रखना प्लूरल नेचर के भी होते हैं। इंडेफिनिट प्लूरल प्रोनाउंस लाइक ऑल है, सम है, पार्ट है, मेजोरिटी है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, सेवरल है, फ्यू है, बोथ है, मेनी है, ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन खुद में ही प्लूरल होते हैं। जैसे बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर, यहां रिक्वायर्स नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब लिख रहा है। सेवरल ऑफ द फील्डर्स, सेवरल ऑफ द फील्डर्स मतलब बहुत सारे फील्डर्स रेगुलरली रन फॉर 4 और 5 किलोमीटर अ डे, तो रन्स नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिख रहा है दोनों ही वाक्यों में, यहाँ पे रिक्वायर और यहाँ पे रन। तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, राइट। आगे आ जाते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 है, बोला वन ऑफ द प्यूपल्स इन अ क्लास। अब प्यूपल्स में से किसकी बात कर रहा है बेटा, प्यूपल्स में से कितनों की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है। वन की बात कर रहा है तो मतलब ये कोई ही बनेगा, या तो ये कोई शी होगी, ही और शी होगी, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा बेटा, एस और एस लगाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आंसर है हमारा पहले का ओन्स। सेकंड पे आ जाते हैं, द लायंस ऑफ द ईस्ट। अब अगर बच्चा सिर्फ इतना पढ़ेगा ना, द लायंस ऑफ द ईस्ट, तब तो बच्चा पक्का यहाँ पे आर लगा के आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ टी कैपिटल है, यहाँ एल कैपिटल है, यहाँ पे ओ कैपिटल है, यहाँ पे टी कैपिटल है, यहाँ पे ई कैपिटल है, हर लेटर कैपिटल है। और कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं बेटा प्रॉपर नाउन में, और प्रॉपर नाउन होता है किसी बुक का नाम, किसी मूवी का नाम, किसी टाइटल का नेम्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एन इंटरेस्टिंग बुक, मतलब जो लायन, द लायंस ऑफ द ईस्ट एक बुक का नाम है, एक बुक का टाइटल है, ये टाइटल नेम है ये। तो यहाँ पे वर्ब आएगी इज वर्ब आएगी, आर नहीं आएगा यहाँ पे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माय फेवरेट डिश।
ठीक है, जैसे देखो हम बोलते हैं टी एंड बिस्किट्स, जब एग्जामिनर इनको टी एंड बिस्किट्स, राइट, तो टी एंड बिस्किट्स होता है बेटा, टी एंड बिस्किट्स होता है, ठीक है। उसके बाद राइस एंड करी होता है, राइस एंड करी बोलते हैं हम, टी एंड बिस्किट्स बोल देते हैं, राइस एंड करी बोल देते हैं, ठीक है। तो टी एंड बिस्किट्स, राइस एंड करी, कड़ी चावल खाते हैं हम, तो कड़ी चावल का एक वो होता है, डिश बन जाती है। जब भी आप इनको एज ए डिश, टी एंड बिस्किट्स, राइस एंड करी, आपको पता है फिश के साथ लोग क्या खाते हैं? फिश एंड चिप्स। तो अगर एग्जामिनर इनको एज ए डिश रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ए डिश रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके साथ वर्ब लिखी जाती है हमेशा ही सिंगुलर। तो आपने ध्यान रखना है, फिर इनके साथ वर्ब लिखते हैं सिंगुलर। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? माई फेवरेट डिश। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, इज आएगा आर आएगा? तो ऑब्वियस है इज आएगा, क्योंकि हम तो एक डिश की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, ब्रेड के साथ हम ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम बटर लगा के खाते हैं, सो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ठीक है। तो जब इनके साथ डिश के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, तो वर्ब हमेशा ही आपको सिंगुलर लगानी होती है, सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, तो इज आएगा यहाँ पे। चौथे पे आ जाते हैं, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो 10 किलोमीटर्स देखने में तो बेटा प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये एक यूनिट है, तो यूनिट के तौर पे जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वर्ब लिखी जाएगी इसके साथ इज, सिंगुलर लिखनी है, ध्यान रखना, पेपर में सवाल आते हैं। सो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। फिफ्थ पे आ जाते हैं, मोहन एज वेल एज सोहन, क्या बताया था? जब भी कोई प्रेपोजिशन कंबाइन करती है, तो हमेशा मेन सब्जेक्ट हमारा पहला होता है, मेन सब्जेक्ट पहला है हमारा मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा? वॉज, ठीक है। ये जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, नीदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पे नॉर आ गया है ना, नॉर आ गया, तो ये मैं आपको एक रूल बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ईदर के साथ और आता है तब ये रूल लगाना है, नीदर के साथ नॉर आता है तब ये रूल लगाना है, राइट। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है तब ये रूल लगाना है। कंजंक्शन है, ये 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन है जिनके ऊपर ये रूल चलता है, और इस रूल को बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड बेसिकली रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको पता होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग होता है बेटा नियरनेस, पास, ठीक है। अब नॉर लग गया यहाँ पे, ना तो जॉन ना तुम, अब मैं किसको मानू, जॉन को मानू या यू को मानू? तो ग्रामर ये बोलता है कि जो नजदीक सब्जेक्ट होता है, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है एक्चुअली नियरनेस, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग अग्री करती है। वैसे होने को यहाँ जॉन भी हो सकता है, हम कैसे माने कि यहाँ पे यू को ही माने, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहस करने लग जाऊंगा, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बुक्स में ये बताया कि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ब भरेंगे वॉज या वर्ब में से, तो इस वर्ब के नजदीक तो यू है ना, ठीक है, तो यू नजदीक है, तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगा, राइट, आंसर होगा वर। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो पे अप्लाई होता है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन आ गया, ईदर शोभा और आए। अब जहां वर्ब लगानी है बेटा, वहां पे उसके नजदीक क्या आए है, तो क्या आ जाएगा? एम, एम टू अलोन, ये आंसर होगा, इज नहीं होगा। शोभा के अकॉर्डिंग इज मत करना, बल्कि जो आय जो नजदीक है उसके अकॉर्डिंग, ये हम इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट हमारे वर्ब के नजदीक है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब अग्री करेगी, ये ध्यान रखना। आठवां पे आ जाते हैं, नीदर ऑफ देम। ईदर और नीदर के साथ वैसे वर्ब आपने सिंगुलर लिखनी है, प्लूरल नहीं लगाते। नीदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। नाइन्थ पे आ जाते हैं, काउंसिल, काउंसिल डैश चूजन इट्स। अब देखो यहाँ इट्स आ रहा है, अगर यहाँ इट्स आ रहा है ना, इसका मतलब काउंसिल सिंगुलर है, तो हैज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे केस प्रनाउन का देयर होता, अगर यहाँ पे देयर होता, तो मतलब फिर हम उसको प्लूरल मानते, फिर हैव आता। तो ये कॉमिटी ज्यूरी के साथ भी अगर वाक्य में देयर आ रहा है ना, तो इसका मतलब प्लूरल है, फिर वहां पे प्लूरल वर्ब हैव लगा दो या वर लगा दो। लेकिन अगर इट्स लगा रहा है, प्रनाउन के केस से भी पकड़े जाते हैं, इट्स होगा तो सिंगुलर, देयर होगा तो प्लूरल। 10th पे आ जाइए, टू एंड टू, एंड लग गया, कहावत है, एंड लग गया, कंपाउंड बनेगा भाई, ठीक है, तो मेक आ जाएगा, टू एंड टू मेक 4 होता है। नेक्स्ट 11th, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, तो ऑल दीज आर्टिकल्स
यहाँ पे क्या है, ऑल दीज आर्टिकल्स इस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो कीमत है, सभी चीजों की जो कीमत है, कॉस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। 12th पे आ जाते हैं। 12th ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, इन आवर कॉलेज, ऑल आ गया तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल से लगा रहा है, प्लूरल प्रोनाउन है। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न, तो यहाँ पे लर्न आएगा। आगे आ जाते हैं 13 पे, क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ऑफ का प्रपोजिशन यहाँ पे द मैंगोज है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिर्फ द क्वालिटी है, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा वॉज नॉट गुड, राइट। 14 पे आ जाइए, ईच ऑफ दीज मिनरल्स, ईच ऑफ दीज मिनरल्स, तो ऑफ के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन है ईच, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ क्या बोला था, क्या वर्ब लगती है बेटा, सिंगुलर, इज आएगा। 15 पे आ जाइए, आयरन एज वेल एज कोल, तो आयरन के अकॉर्डिंग आयरन मेन सब्जेक्ट बनेगा, क्या लग जाएगा, इज। 16 पे आ जाइए, रेन डैश फ्रॉम द स्काई, तो रेन सिंगुलर है, रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। 17 पे आ जाइए, ग्रेट पोएट, आ गया रूल, पहला जो नाउन है पोएट उसके साथ आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है, लेकिन ड्रामाटिस्ट के साथ दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो जो पोएट है वही ड्रामाटिस्ट है, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, इज। नेक्स्ट 18, ऑरेटर, सेम कॉन्सेप्ट, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, द पहले लगा रहा है बाद में नहीं लगा रहा है, तो वर्ब आएगी बेटा सिंगुलर। 19, नीदर ऑफ द फिल्म्स, तो नीदर ऑफ द फिल्म्स वाला पहले भी बताया आपको, नीदर इधर के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट, किंग, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, विद क्या है बेटा, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो ऑल द मिनिस्टर्स, इस प्रेपो का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, राइट। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या है बेटा, द किंग, किंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज। 21, एवरी मैन, अब 21 में थोड़ा ढंग से देखना, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड, तो यहाँ पे एवरी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को लगाना है, मैन वुमेन और चाइल्ड के अकॉर्डिंग मत लगाने लगना, नहीं तो आप प्लूरल लगा दोगे, तो यहाँ पे आएगा वॉज, क्योंकि इंडेफिनिट नाउन है एवरी, ठीक है जी। 22 बता दिया, राइस एंड करी, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड, डैश इज फेवरेट फूड, तो मतलब राइस एंड करी को एज ए डिश बना के दे रहा है, तो इज आएगा। 23rd, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज एवर लिव्ड या दैट हैव एवर लिव्ड, राइट। तो यहाँ पे ऑफ के बाद ये वन ऑफ की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैज आए। 24th, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ के साथ बेटा हमेशा ही वर्ब लगाते हैं प्लूरल, वर्ब। 25, बॉय एंड द गर्ल, अब देखो यहाँ पे द बॉय, बॉय के साथ भी आर्टिकल नाउन प्रोसीड, आर्टिकल प्रोसीड हो रहा है, और गर्ल नाउन से पहले भी आर्टिकल द प्रोसीड हो रहा है, अब ये अलग अलग है, क्योंकि जब द दोनों नाउन के साथ लगता है तो फिर ये अलग अलग मानते हैं, तो यहाँ पे आएगी प्लूरल वर्ब गो। 26 पे आ जाइए, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, तो आएगा यहाँ पे वेस्ट। 27, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, अ लार्ज नंबर, ये प्लूरल वाले चल रहे हैं अब, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स तो हैव, राइट। और 28, देयर डैश एन एग, तो देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी वो बेटा, एन एग देखना, ये जो नाउन है ना एन एग, ये है हमारा सिंगुलर एन एग, तो यहाँ पे आएगा इज, देयर इज एन एग ऑन द प्लेट, राइट। 29 आ गया कॉमिटी वाला सेंटेंस, द कॉमिटी डैश चूजन देयर, देखो मैंने बताया था देयर लगा रहा है केस, देयर लगा रहा है, इसका मतलब कॉमिटी प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है जी। इसके बाद 30 बोल रहा है वीना, फिर लगा रहा है कॉमा एंड नॉट यू, तो मतलब एंड कॉमा लग गया तो ये यहाँ पे पॉज दे रहा है, तो वीना ही यहाँ सब्जेक्ट है, तो आंसर होगा हैज, ठीक है जी। ये था आज का हमारा पार्ट 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और है जो हम पार्ट टू में कवर करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस इसके और करेंगे प्रैक्टिस, और ये हमारा चैप्टर डन है। इसमें जो यूनिट्स वाला 10 किलोमीटर्स 5 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो पहला सब्जेक्ट मेन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।